चैप्टर 3, ये चैप्टर जो है वो डिवोटेड टू हेल्थ है। यानी कि जब भी कोई श्रमिक किसी प्लेस ऑफ वर्क पर जाता है तो सबसे पहले देखता है कि यहाँ कार्य करने से मेरे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर यह लगे कि यहाँ कार्य करने के बाद उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, उसकी मृत्यु हो सकती है, तो वह कार्यस्थल से भाग जाएगा, तो काम नहीं एक्सेप्ट करेगा वहाँ एम्प्लॉयमेंट। वो कहेगा कि लाइफ जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, हेल्थ फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज वेल्थ। तो यहाँ भी है कि जो फैक्ट्रीज में वर्कर काम कर रहे हैं अगर फोर्स्ड हैं ड्यू टू पॉवर्टी, गरीबी के कारण अगर फोर्स्ड हैं, समझे, दबाव में है कि नहीं गरीबी है, किसी भी तरह का काम करके जीवोपार्जन करना है, अर्न करना है, समझे, या बेरोजगारी के कारण कर रहे हैं, तो अब सरकार की नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि कार्यस्थल को साफ़ सुथरा रखा जाए या हाइजीनिक कंडीशन मेंटेन किया जाए जिससे वर्कर की कम से कम बीमारी हो, यानी वर्कर जो है बीमार कम पड़े। इसके लिए यहाँ प्रावधान रखा गया है, कारखाना अधिनियम में रखा गया है। और दूसरी चीज़ कि गवर्नमेंट जो है हेल्थ फैसिलिटी देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दूसरा ये फ़ायदा हो जाता है कि गवर्नमेंट का जो हेल्थ फैसिलिटी है उस पर कम लोड पड़ता है, समझे। तीसरा चीज़ होता है कि कारखाना कम डिस्टर्ब होगा, और कारखाना कम डिस्टर्ब होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट श्योर होगा, समझे। वहाँ क्या होगा, नॉट ओनली द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन बट ऑल्सो द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, ये इंश्योर्ड हो जाएगा, समझे। तो इसलिए कुछ ऐसे प्रोविज़न है जो श्रमिक के स्वास्थ्य से रिलेटेड रखा गया है। इसमें पहला है क्लीनलीनेस, सफाई। सफाई, अब कहीं भी कार्यस्थल पर क्या होता है कि कार्यस्थल पर एक होगा फ्लोर, वॉल होगा और रूफ होगा। ये वॉल और रूफ जो है वो उस पर पेंट लगा हुआ रहता है, लेकिन फ्लोर पर जो है वो डस्ट वगैरह इफ्लुएंट्स वगैरह गिरते हैं। तो ये जब तक ये इंटरनल पोर्शन जो है इसका जो भी इंटरनल पोर्शन है ये साफ़ सुथरा हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रहे, या ये फ्लोर जो है वो हाइजीनिक कंडीशन में नहीं रहे, तब तक उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा। तो कहता है इस संबंध में कि आपको डेली स्वीपिंग यानी कि प्रतिदिन झाड़ू से साफ करने की ज़रूरत है, उसके लिए व्यवस्था करना होगा। और वीकली वॉशिंग, बहुत ऐसे फ्लोर हैं जहां वायली सब्सटेंस गिर जाता है, तो वायली सब्सटेंस जो है वह स्वीपिंग से साफ नहीं होगा, तो उसको कहता है कि वीकली वॉशिंग करा दीजिए और उसमें जो है कीटनाशक का यूज़ करके और साफ़ कराइए ताकि किसी भी तरह से कीड़ा नहीं पड़े, समझे, और नीट एंड क्लीन दिखाई दे। अब है इससे फ्लोर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बच गया वॉल और रूफ। इसका 3 तरह का होता है। एक होता है वाइट वॉशिंग, दूसरा जिसको हम लोग डिस्टेम्पर कहते हैं उसको वार्निशिंग, और तीसरा पेंटिंग, ऑयल पेंट। तीसरा हो गया पेंटिंग, ऑयल पेंट। जब लाइफ देखिएगा तो वाइट वॉशिंग का लाइफ कम होता है, थोड़ा सा भी वाटर पड़े वो ख़राब हो जाता है, या ऐसे भी उसकी लाइफ कम होती है। वार्निश का लाइफ उससे ज़्यादा होता है, ये भी वॉशेबल होता है, पानी पड़ने पर वो झरेगा नहीं, मैंने पेंट नहीं हटेगा, पेंट रहेगा, लेकिन लाइफ। और ऑयल पेंट जो होता है उसका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके लिए अलग अलग दिया कि अगर वाइट वॉशिंग कराए हैं एट द इंटरवल ऑफ 14 मंथ्स, 14 माह के इंटरवल पर आपको फिर से वाइट वॉशिंग कराइए। अगर वार्निश कराए हैं तो इसको 3 वर्ष के इंटरवल पर कराइए, और अगर पेंटिंग ऑयल पेंट कराए हैं तो 5 ईयर्स के इंटरवल पर ये ऑयल पेंट कराइए। और इस संबंध में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है जिससे कि ये पता चले कि हमारा वाइट वॉशिंग, वार्निशिंग या पेंटिंग का काम जो है
वो ड्यू टाइम हो रहा है। अब यहाँ दूसरा प्रोविज़न इसी से रिलेटेड है कि फ्लोर को जैसे हम स्वीपिंग कराएंगे या वीकली वॉशिंग कराएंगे तो कुछ वेस्टेज वहाँ से निकलेगा। अब ये वेस्टेज प्लेस ऑफ वर्क पर नहीं रहना चाहिए या इनसाइड द प्रीमिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहना चाहिए, फैक्ट्री के प्रीमिसेस के अंदर नहीं रहना चाहिए या फैक्ट्री के जो प्रिसिंक्ट है, बाउंड्री है, उसके अंदर नहीं रहना चाहिए, इसलिए कि उससे स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तो यहाँ दूसरा है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट्स। दूसरा प्रावधान हमारा हो जाता है इसी से रिलेटेड, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड इफ्लुएंट। कूड़ा करकट का बहिस्राव। कूड़ा करकट का बहिस्राव यानी कि जो भी स्वीपिंग या वॉशिंग से जो भी कचरा निकल रहा है या स्वीपिंग से जो भी कूड़ा निकल रहा है उसको प्लेस ऑफ वर्क से, ये प्लेस ऑफ वर्क अगर है तो इस प्लेस ऑफ वर्क से क्या कीजिए, डिस्पोज करा दीजिए। अब दो तरह का होता है, ये कूड़ा करकट दो तरह का होता है, एक नॉर्मल नेचर का होता है और एक एक्सट्रीम हाइजीनिक होता है। जैसे केमिकल, फर्टिलाइज़र, टैनिंग, चमड़ा की धुलाई जो हो रहा है, इसके जो कूड़ा करकट होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम अनहाइजीनिक होता है। तो यहाँ दो सिस्टम अपनाया जाता है, एक कहते हैं स्टोरिंग यानी जमा कीजिए और एक होता है डंपिंग यानी ज़मीन में गड़वा दीजिए। तो जो एक्सट्रीम अनहाइजीनिक है उसको डंपिंग कराया जाता है यानी गड्ढा, बहुत बड़ा गड्ढा करके उसमें या ज़मीन के बहुत नीचे जो वाटर लेवल से नीचे ले जाकर करना है। कहीं कहीं क्या करता है, कम लेवल पर इसका डंपिंग करा देता है जिससे कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो केमिकल उसमें डाइल्यूट हो जाता है और वो पानी पीने लायक नहीं रहता है, वो पानी ख़राब हो जाता है, ड्रिंकिंग वाटर जो है ख़राब हो जाता है। तो या डंपिंग कराइए या स्टोरिंग कराइए। ए प्लेस ऑफ वर्क से ये आप दूर ले जा करके डिस्टेंस पर कराइए और ऐसे जगह कराइए जिससे नो एनी पर्सन यानी नॉट ओनली द वर्कर ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, उस संस्था के केवल वर्कर ही नहीं बल्कि आम जनता भी उससे अफेक्टेड नहीं हो। समझे, नो एनी पर्सन शुड बी अफेक्टेड ड्यू टू दैट वेस्टेज और इफ्लुएंस। उस वेस्टेज या इफ्लुएंस के कारण उस संस्था के केवल श्रमिक ही नहीं, अन्य व्यक्ति भी प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा इसी से रिलेटेड प्रावधान था। नेक्स्ट प्रोविज़न है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर। इसमें दो है, एक वेंटिलेशन और दूसरा टेम्परेचर। वेंटिलेशन का फंक्शन होता है या वेंटिलेटर जो देखते हैं उसका दो फंक्शन होता है बेसिकली। एक लाइट और डे टाइम में लाइट उससे आता है, प्रकाश आता है, और दूसरा कि जो पॉल्यूटेड एयर है वो एग्जॉस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक उससे निकल जाता है। तो प्लेस ऑफ वर्क जो है वो वेंटिलेटेड हो, प्लेस ऑफ वर्क वेंटिलेटेड हो। इसके लिए जो विंडो है या वेंटिलेटर है या डोर है, वह ये सब लार्जर साइज का इंस्टॉल कराइए। यानी द डोर, वेंटिलेटर या विंडो ऑफ लार्जर साइज भी इंस्टॉल्ड। तो देखिएगा कि ज़्यादातर क्या करता है कि पिलर दे करके उसी पर रूफिंग कर देता है, छत बना देता है, समझे, या बहुत ऊपर जा करके और तब उसको शेड देता है और तब उसका फ्लोर दे देता है। तो इस तरह से ये अगर करते हैं, बड़ा साइज़ का खिड़की, दरवाज़ा, वेंटिलेटर अगर इंस्टॉल करते हैं प्लेस ऑफ वर्क पर, तो वहाँ क्या होगा कि हमारा पॉल्यूटेड एयर बाहर जाएगा, फ्रेश एयर आएगा और साथ में
लाइट भी, डे टाइम में लाइट भी देगा। तो इसका दो काम है वेंटिलेटर का, कि एक वर्क है कि डे टाइम में लाइट, और दूसरा काम है प्लस फ्रेश एयर। फ्रेश एयर स्वच्छ हवा इंटर करता है, और पॉल्यूटेड एयर क्या होता है, बाहर चला जाता है। और दूसरा कि डे टाइम में लाइट होता है। अब दूसरा इसका पार्ट है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर अब देखिएगा कि जब भी कोई मशीन इंस्टॉल किए हैं, ये मशीन जैसे फंक्शन में आएगा, ये फंक्शन करना शुरू करेगा, तो इसमें फ्रिक्शन होगा, और फ्रिक्शन के कारण हीट उत्पन्न होगा। और चूँकि यहाँ हीट हो रहा है, और ये जो हमारा जो एरिया होता है उसका टेम्परेचर कम होता है, तो हायर टू लोअर टेम्परेचर की तरफ वो डाइवर्ट करेगा, यानी प्लेस ऑफ वर्क को हीटेड कर देगा। तो जो भी मशीन आप इंस्टॉल किए हैं उससे हीट जो एग्जॉस्ट हो वो प्लेस ऑफ वर्क को हीटेड नहीं करे। तो इसके लिए क्या करना है कि ये मशीन में कूलिंग सिस्टम लगाइए, मशीन में कूलिंग सिस्टम लगाइए, कूलिंग सिस्टम इंस्टॉल कीजिए। कूलिंग सिस्टम क्या होता है कि वाटर रोटेट करा दीजिए, और वाटर रोटेट करके बाहर निकाल दीजिए, बाहर वाटर निकल जाएगा। वाटर जो है जितना हीट है अपने साथ एब्जॉर्ब करके लेकर बाहर चला जाएगा। अब हीट प्लेस ऑफ वर्क पर एग्जॉस्ट नहीं होगा, यानी द कूलिंग सिस्टम शैल बी इंस्टॉल्ड इन द मशीन्स ऑफ एट प्लेस ऑफ वर्क। जो भी प्लेस ऑफ वर्क पर मशीन है उसमें उसकी कूलिंग सिस्टम लगाया जाना चाहिए। तो बड़ा आप फोर व्हीलर बस देखिए, ट्रक देखिए, उसमें रेडिएटर की बात होती है, उसमें वाटर डाला जाता है, और वाटर उस इंजन पर रोटेट करता है, फिर से वाटर जो है इंजन को कूल कर देता है, जिसके चलते वो बस जो है वो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, इंटरनल टेम्परेचर नहीं बढ़ता, नहीं तो वह हीट एग्जॉस्ट करता है। दूसरा इसका फ़ायदा होता है कि अगर ये मशीन हीट होगा, इसके इंटरनल पार्ट्स हीट होंगे, तो जैसे ये स्टील का बना हुआ है, आयरन एंड स्टील का, हीट होगा तो कमज़ोर होगा। तो इंटरनल पार्ट चूँकि पतला पतला है, तो जैसे हीट होगा तो कमज़ोर होगा, और जैसे थोड़ा सा फोर्स मिलेगा वो टूट जाएगा। तो दूसरा इसका फ़ायदा होता है कि इंटरनल पार्ट्स टूटता नहीं है, समझे। लेकिन जो हेल्थ से रिलेटेड है वो है कि अगर ये कूल रहेगा तो इससे इसका हीट जो है वो रूम में नहीं फैलेगा, और रूम में जब नहीं फैलेगा तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा। इसके लिए एक दूसरा भी सिस्टम अपनाया जाता है टू कंट्रोल द टेम्परेचर एट प्लेस ऑफ वर्क। वो सिस्टम है कि हाइट ऑफ द रूफ बहुत ज़्यादा रखा जाता है। रूफ की हाइट बहुत ज़्यादा रखी जाती है, रूफ की हाइट से भी टेम्परेचर डाउन होता है, समझे। तो यहाँ यह कहना है कि द टेम्परेचर एट प्लेस ऑफ वर्क शैल बी कंट्रोल्ड एंड कूलिंग सिस्टम इन द मशीन शैल बी इंस्टॉल्ड। ठीक है, तो ये आपका है। अगला जो प्रोविज़न है डस्ट एंड फ्यूम। धूल एवं धुआं, धूल एवं धुआं। अब ये दोनों को एनालाइज करेंगे। धूल को पहले देखेंगे कि कारखाना में जो डस्ट होते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। कारखाना में जो भी डस्ट होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक डस्ट प्रोडक्ट के रूप में होता है, और एक डस्ट वेस्टेज के रूप में होता है। डस्ट एज ए प्रोडक्ट और डस्ट एज ए वेस्टेज। फॉर एग्जाम्पल कि सीमेंट इंडस्ट्री में सीमेंट क्या है, डस्ट है, तो वह सीमेंट डस्ट बनाते हैं, एज ए प्रोडक्ट बनाते हैं।
उसी तरह आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जाइएगा, आयरन ओर को हम क्या करते हैं, पाउडर बनाते हैं, तब हीट करके और तब उससे आयरन बनाते हैं, स्टील बनाते हैं या दूसरा पार्ट्स बनाते हैं। तो अगर आयरन ओर सॉलिड फॉर्म में रहता है, उसको सॉलिड को डायरेक्ट हीट कीजिएगा तो उसमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, और उसी सॉलिड को जब पाउडर बना करके जब उसको हीट कीजिएगा तो कम एनर्जी में वो हीट हो जाएगा और इवन कि वो बॉयल हो जाता है। तो एक हमारा एनर्जी यानी कॉस्टिंग को कम कर देता है। तो आप केमिकल में जाइए, फर्टिलाइज़र में जाइए, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जाइए, कॉटन टेक्सटाइल्स में जाइए। कॉटन टेक्सटाइल्स में कॉटन को जितना पाउडर बनाइएगा उतना ही महीन धागा निकलेगा, जो थ्रेड होगा वो बहुत महीन होगा, और जब महीन धागा होगा तो कपड़ा की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो हर जगह डस्ट प्रोडक्ट के रूप में हम डस्ट बनाते हैं। तो हम जो डस्ट एज ए प्रोडक्ट है उसकी यहाँ बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे जो डस्ट एज ए वेस्टेज है, कि वैसा डस्ट जो एज ए वेस्टेज प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर दिखाई दे रहा है। अब डस्ट एज ए वेस्टेज प्लेस ऑफ वर्क पर अगर दिखाई दे रहा है, ये प्लेस ऑफ वर्क है, और जैसे डस्ट एज ए वेस्टेज निकलेगा ये फ्लोट करेगा, फ्लोट करेगा, और फ्लोट करेगा तो हमारे सांस के नली से यानी इनहेल कर जाएंगे, डस्ट जा कर के इंटरनल पोर्शन में डिपॉजिट हो जाएगा, और जैसे इंटरनल डिपॉजिट होगा स्वास्थ्य को खराब कर देगा। तो अब अगर डस्ट एज ए वेस्टेज आ रहा है तो आप इसको क्या कीजिए कि ऐसा व्यवस्था कीजिए, कंट्रोल कीजिए कि नहीं उत्पन्न हो। अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता है, ये पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको एज अर्ली एग्जॉस्ट करा दीजिए। एग्जॉस्ट फैन लगा दीजिए और फैन से एग्जॉस्ट करा के बाहर फेंक दीजिए। तो अगर प्लेस ऑफ वर्क से डस्ट को डिस्पोज करने के लिए एग्जॉस्ट फैन लगाना है या उसको डस्ट कम निकले इसके लिए कंट्रोलिंग सिस्टम लगाना है, समझे। यानी डस्ट एट प्लेस ऑफ वर्क शैल बी कंट्रोल्ड एंड ऑल्सो एग्जॉस्ट। अब दूसरा है फ्यूम की बात, और ये जो एज ए प्रोडक्ट की बात है इसके अगले प्रोविज़न में जो डस्ट एज ए प्रोडक्ट है उसके बारे में बात करेगा। अब यहाँ दूसरा है फ्यूम, धुआं। धुआं कब निकलता है? जब कोई भी चीज़ बर्न होता है, बर्न जलता है, समझे। जब फ्यूल जो है वो जिसको जलाइएगा तो धुआं निकलेगा। तो अब जो मशीन है ये मशीन दो तरह का होता है। एक मशीन होता है जिसको कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, आंतरिक दहन इंजन। यानी कि जब मशीन के अंदर ईंधन जलता हो तो उस वैसे मशीन को आंतरिक दहन इंजन कहते हैं। एक हो जाता है एक्सटर्नल, बाह्य। तो जितने भी पेट्रोलियम से, लकड़ी से, कोयला से ये सब चलता है वो सब इंटरनल कंबशन इंजन होता है। और जो हम बिजली से चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का जहाँ यूज़ करते हैं वो मशीन एक्सटर्नल कंबशन इंजन से होता है, समझे। यानी कि वहाँ जलेगा बाहर और उसका इलेक्ट्रिसिटी से वो मशीन रोटेट करेगा। आप आटा चक्की देखे होइएगा, आटा चक्की बिजली से चलता है, वहाँ कहीं धुआं नहीं निकलता है। लेकिन जो आटा, जहाँ आटा चक्की में पंपिंग सेट हम लगाते हैं और पंपिंग सेट से मशीन हम रोटेट कराते हैं, वहाँ धुआं निकलेगा। इसलिए कि पंपिंग सेट के अंदर जो है वो डीजल जलता है। तो कहता है कानून कि द इंटरनल कंबशन इंजन एट प्लेस ऑफ वर्क, कार्यस्थल पर इंटरनल कंबशन इंजन शैल नॉट बी इंस्टॉल्ड। शैल नॉट इंस्टॉल्ड। एक कार्यस्थल पर इंस्टॉल नहीं कीजिए। लेकिन आज के डेट में भी जितने हेवी मशीन होते हैं ऑल आर इंटरनल कंबशन इंजन। जितने हेवी मशीन देखिएगा वो सारा इंटरनल कंबशन इंजन है। आप बोकारो स्टील प्लांट में जाइए,
टाटा स्टील में जाइए, टाटा मोटर में जाइए, तो जितना भी आप हेवी मशीन जो चलाते हैं वो सारा इंटरनल कंबशन इंजन होता है और वो अंदर ही ईंधन जलता है। तो अब बहुत सारा, अगर इसको इतना ही कह के छोड़ दिया जाए तो बहुत ऐसे कारखाना है जो बंद हो जाए। तो इसके लिए फिर से कहता है, हमारा प्रावधान कहता है कि इंटरनल कंबशन इंजन का नहीं प्रयोग कीजिए, शैल नॉट बी इंस्टॉल्ड। दूसरा कहता है कि इफ़ इंस्टॉल्ड, यदि इंस्टॉल्ड कर रहे हैं, अगर स्थापित कर रहे हैं तो धुआं निकलेगा। अब वो धुआं जो है वो श्रमिक के स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करे, क्या करना होगा? द हाइट ऑफ द चिमनी, ये चिमनी की हाइट को, चिमनी को हाइट को इनलार्ज कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। अगर कर रहे हैं, क्योंकि जितने हेवी मशीन हैं वो ऑल आर इंटरनल कंबशन इंजन, समझे, मजबूरी है, नहीं करें कारखाना बंद हो जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री बंद हो गया। इमेजिन कि चीनी मिल में इंटरनल कंबशन इंजन है तो चीनी मिल तक बंद हो जाएगा। तो कहता है, दूसरी बात फिर से कहता है कि अगर इंस्टॉल्ड कर रहे हैं, अगर उसको लगाना आपके लिए कंपल्सन है, विदाउट installing the internal combustion engine at place of work, we can't continue our production process, हम अपने उत्पादन प्रक्रिया को कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, निरंतर नहीं रख सकते हैं, तो वहाँ हमारी मजबूरी है। तो वैसी स्थिति में कोई बात नहीं है, आप इंटरनल कंबशन इंजन का यूज़ कीजिए, लेकिन वहाँ चिमनी की हाइट को ऊंचा कर दीजिए ताकि धुआं जो है आसमान में चला जाए और प्लेस ऑफ वर्क को डिस्टर्ब नहीं करे। अब ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है कि हाइट कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए। तो आप सिंपल अपने घर पर मोटरसाइकिल स्टार्ट करिए, वैसा मोटरसाइकिल जो धुआं देता है, तो मोटरसाइकिल स्टार्ट कीजिए, धुआं दे रहा है और स्टार्ट करके ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो देखिएगा कि धुआं जो है साइलेंसर के बगल में ही वो निकलेगा, वहीं फैलेगा। लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सीलेटर दे दीजिए, जब एक्सीलेटर दीजिएगा तो देखिएगा कि धुआं जो है स्पीड से दूर की तरफ भाग रहा है। अगर एक्सीलेटर छोड़ के स्टार्ट करके छोड़ दिए, धुआं दे रहा है, उसी साइलेंसर के इर्द गिर्द जो है वो क्या होगा, वो फ्लो करेगा, मतलब वहाँ उसका दिखाई देगा और वहीं पे रोटेट करेगा। लेकिन जैसे हम एक्सीलेटर को बढ़ा देते हैं वैसे ही धुआं का स्पीड बढ़ जाता है। तो उसी तरह यहाँ भी होता है कि कितना हाइट हो, तो अगर धुआं का स्पीड, धुआं में स्पीड है तो धुआं में स्पीड है तो छोटा भी हाइट रहेगा तो तेज़ी से ऊपर निकलेगा। अगर धुआं में स्पीड नहीं है तो धीरे से निकल के इधर नीचे के डायरेक्शन में आ सकता है। तो जब नीचे के डायरेक्शन में आने की संभावना रहती है तो वहाँ चिमनी का हाइट बहुत बड़ा रखा जाता है, और जहाँ धुआं जो है बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ भाग सकता है वहाँ जो है चिमनी का हाइट कम भी रहे तो धुआं इफेक्टेड नहीं करेगा। तो ये मैकेनिकल इंजीनियर लोग बेसिकली वो फिक्स करते हैं, बताते हैं कि कम से कम एटलीस्ट कितना हाइट होना चाहिए, कितना मीटर या फीट में हाइट होना चाहिए। तो आज के डेट में, पहले फीट में चलता था, आज के डेट में ये मीटर में बताते हैं कि हाइट जो है वो कितना मीटर का होना चाहिए। तो ये दो प्रोविज़न था। अब है कि जो डस्ट एज ए प्रोडक्ट है, वेस्टेज नहीं, जो डस्ट एज ए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं उसके लिए अगला प्रोविज़न दिया गया, क्योंकि अब तो ये नहीं कहेंगे कि हम बनाएंगे नहीं, सीमेंट बनाना है तो हमको डस्ट बनाना ज़रूरी है, कंपल्सन है। सीमेंट बनाना है तो डस्ट बनाना हमारे लिए कंपल्सन है। तो इसके लिए अगला प्रोविज़न, आर्टिफिशियल ह्यूमिडिफिकेशन। और ये कहाँ, जहाँ डस्ट हम बना रहे हैं, एक प्रोडक्ट के रूप में हम डस्ट बना रहे हैं और बिना डस्ट का प्रोडक्शन का हम अगला प्रोसेस नहीं कर सकते हैं।
जैसे टैबलेट बनाना है, तो टैबलेट बनाना है तो जो भी कंपोजिशन है मिक्स करके उसको पाउडर बना करके तब उसको टैबलेट का शेप दिया जाता है, समझे। तो ये बहुत है जहाँ हमको बिना डस्ट बनाए हुए दूसरा कोई सॉल्यूशन नहीं है, हम डस्ट बनाएंगे। अब ये भी फ्लोट करेगा, ये डस्ट जो निकलेगा ये भी प्लेस ऑफ वर्क पर फ्लोट करेगा। और चूँकि एक यह प्रोडक्ट है डस्ट, तो यह डस्ट एक प्रोडक्ट है, इसको हम एग्जॉस्ट नहीं करा सकते और ये हमको बनाना भी ज़रूरी है कि हम डस्ट बनाएं और इसको फ्लोट भी नहीं करा सकते। अब यहाँ अगला प्रॉब्लम है कि डस्ट एक प्रोडक्ट के रूप में बना रहे हैं। अब यहाँ एक चीज़ जान लीजिए कि ह्यूमिडिटी क्या है, तो परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर, परसेंटेज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर, हवा में जल वाष्प की मात्रा कि कितना जल वाष्प है, जितना जल वाष्प ज़्यादा होगा उतना ही हमारा ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा। अब देखिएगा कि प्रैक्टिकली जब देखिएगा कि गर्मी में ह्यूमिडिटी माना जाता है कि ज़्यादा रहता है एटमॉस्फेयर में, इसलिए गर्मी में वेपराइजेशन ज़्यादा होता है वाटर का, तब ज़्यादा वेपराइजेशन होगा वाटर का तो आपका ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा। और जाड़ा में वाटर का वेपराइजेशन कम होता है तो कम ह्यूमिडिटी होता है। लेकिन हम फील जब करने की बात करते हैं तो जाड़ा में क्या होता है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोजर टू अर्थ सरफेस हो जाते हैं, तो इसीलिए देखिए कुहासा फॉग लगता है, फॉग कुहासा हो जाता है। तो गर्मी में ये वाटर मॉलिक्यूल्स दूर रहते हैं, इसलिए कि टेम्परेचर जो है अर्थ सरफेस पर का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा दूर फेंक देता है, डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है वाटर मॉलिक्यूल, समझे, अर्थ सरफेस से बहुत फार अवे हो जाता है। और जाड़ा में चूँकि टेम्परेचर कम हो जाता है तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्लोजर टू अर्थ सरफेस हो जाते हैं, समझे। लेकिन जब टोटल एटमॉस्फेयर में हम जब बात करेंगे तो गर्मी में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, जाड़ा में ह्यूमिडिटी कम होता है। लेकिन जब अर्थ सरफेस की बात करेंगे तो अर्थ सरफेस पर जाड़ा में वाटर मॉलिक्यूल मैंने आपका ये ह्यूमिडिटी दिखाई देता है और गर्मी में दिखाई नहीं देता। उससे बात तो अगर जाड़ा है ये जो है वो जाड़ा में ये धूल उड़ेगा तो क्या होगा, तुरंत बैठ जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा, इसलिए कि वाटर मॉलिक्यूल से धूल को वेटेड कर देगा, भारी कर देगा, भारी करके बैठ जाएगा। तो इसलिए देखिएगा कि जाड़ा में रोड पर कभी धूल नहीं उड़ता हुआ है, लेकिन गर्मी में धूल उड़ता है, जबकि आपका टोटल एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहता है। फिर भी ह्यूमिडिटी जो क्लोजर टू अर्थ सरफेस नहीं रहता है, इसलिए अर्थ सरफेस से आपका डस्ट जो है वो सॉइल का डस्ट या मिट्टी वगैरह का डस्ट जो है वो उड़ते रहता है। अब इसी तरह से कार्यस्थल पर मानिए कि जाड़ा है, नेचुरल ह्यूमिडिटी जो है यहाँ अवेलेबल है, ये तो वेट करके बैठा देगा। लेकिन अगर गर्मी है और नेचुरल ह्यूमिडिटी अवेलेबल नहीं है तो प्लेस ऑफ वर्क पर क्या कीजिए, इसकी ह्यूमिडिटी को बढ़ा दीजिए, ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए, आर्टिफिशियली ह्यूमिडिटी को बढ़ा दीजिए। जैसे ह्यूमिडिटी को बढ़ा दीजिएगा ये डस्ट है, ये प्रोडक्ट है, वो क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा ज़मीन, ये फ्लोर पर डिपॉजिट हो जाएगा। और फ्लोर पर डिपॉजिट होगा तो कोई भी वर्कर की वो इनहेल नहीं करेगा, श्वास से अंदर नहीं जाएगा, समझे, और उसकी सुरक्षा रहेगी, उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। तो ये उसी से रिलेटेड था जो डस्ट एज ए प्रोडक्ट। अगला प्रोविज़न इसका है ओवर क्राउडिंग। अति भीड़, यानी कि प्लेस ऑफ वर्क पर एक वर्कर को कितना स्पेस दिया जाए कि कंफर्टेबल होकर काम करे, यानी वो टेंशन में नहीं रहे कि उसके बगल में सट जाएगा, ये उससे टच हो जाएगा, वो डिस्टर्ब हो जाए, ये सब नहीं। तो कितना स्पेस दिया जाए जिससे कि कोई भी वर्कर कंफर्टेबल होकर के एट प्लेस ऑफ वर्क पर अपना काम करे।
अब यहाँ ये कानून आया 1948 में, तो 1948 के पहले कारखाना थे, फैक्ट्रीज था, और ये भी उम्मीद था कि 1948 के बाद भी फैक्ट्री बनेगा, एस्टेब्लिश होगा। और एस्टेब्लिश्ड है। इसके पहले भी एस्टेब्लिश था और 1948 के बाद भी एस्टेब्लिश होगा। अब चूंकि 1948 के बाद एस्टेब्लिश होगा, उसके लिए रिजिड हो गया कि हम बड़ा डाटा रख देंगे तो उस हिसाब से अपना फैक्ट्री को एस्टेब्लिश करेगा, लेकिन जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है उसके लिए ये कानून थोड़ा लिबरल रहा। कहा कि वैसे फैक्ट्रीज, दोज फैक्ट्रीज विच आर एस्टेब्लिश्ड प्रायर टू 1948, वैसे कारखाना जो 1948 के पहले से एस्टेब्लिश है, वहाँ एम्प्लॉयर शैल प्रोवाइड एट लीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 9.9 क्यूबिक मीटर, 9.9 घन मीटर स्पेस टू एवरी वर्कर, स्पेस देगा एवरी वर्कर को, प्रत्येक श्रमिक को प्लेस ऑफ वर्क पर कम से कम 9.9 क्यूबिक मीटर स्पेस देगा। और यहीं जो 1948 के बाद बनेंगे उसके लिए रिजिड हो गया, कहा कि नहीं, जो 1948 के बाद बनेंगे वहाँ एटलीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर, एटलीस्ट 14.2 क्यूबिक मीटर स्पेस दिया जाएगा। यहाँ ईच वर्कर को कम से कम इतना स्पेस मिलना चाहिए, इससे ज़्यादा आप दीजिए कोई बात नहीं है, इससे कम नहीं कीजिए। अब ये जो हम स्पेसिंग के जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका फॉर्मूला है LBH, लेंथ ब्रीथ हाइट। अब कानून में देखा गया कि ये एम्प्लॉयर क्या करेगा, लेंथ और ब्रीथ को कम कर देगा और हाइट को बढ़ा देगा, हाइट ऑफ द रूफ को इनलार्ज कर देगा। और जब हाइट ऑफ द रूफ को इनलार्ज कर दिया तो ये LB कम भी रहेगा, लेंथ और ब्रीथ कम भी रहेगा, तो कैलकुलेशन हमारा सही हो जाएगा। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये कहा कि अगर हमें कैलकुलेट जब करने जाएंगे और उस समय अगर हाइट ऑफ द रूफ, छत की ऊंचाई जो है और 4.2 मीटर और मोर हो, 4.2 मीटर और ज़्यादा है, तो इसको मानेंगे 4.2 मीटर ओनली। यानी अगर आपकी छत की ऊंचाई 10 मीटर भी हो तो उसको हम 4.2 मीटर ही मानेंगे। अब लेंथ और ब्रीथ को आप उस हिसाब से अरेंज कर लीजिए, उसको मैनेज कर लीजिए और उसको ठीक कर लीजिए। तो ये प्रावधान आपका ओवर क्राउडिंग में दिया गया।